ये आज फिर 8 रोटियां बच गई। ये बच्चे भी ना रोटी बनने के बाद अपने पापा से पिज्जा की जिद करते हैं। अब आज फिर इतनी सारी रोटियां बच गई। इन्हें इस पेड़ के नीचे रख देती हूँ, कोई गाय आकर खा लेगी। वो औरत बासी रोटियां वहां रखकर चली जाती है। तभी वहां प्रिया और बिट्टू, 2 छोटे भाई बहन आते हैं और वो उन रोटियों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। देख बहन, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, चलो चलकर इस रोटी को उठा लेते हैं। वो दोनों बच्चे उस रोटी को उठा लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। माँ, ये लो, जल्दी से इस रोटी को सेक कर हमें नमक के साथ दे दो। लेकिन ये तुम कहाँ से ले आए? माँ, कोई आंटी पेड़ के नीचे रख कर गई थी, वहीं से उठा कर लाए हैं। ये सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह वो जैसे तैसे दिन काट रहे थे। फिर अगले दिन, माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें ये दर्द क्यों हो रहा है। तुम्हें भूख के कारण ये दर्द हो रहा है ना। माँ सुनाए, अपने गांव के शिवजी वाले मंदिर के बाहर आज भंडारा होने वाला है। क्या तू सच कह रहा है? चल फिर अभी से चलकर लाइन में लग जाते हैं। ममता और बिट्टू जाकर भंडारे की लाइन में लग जाते हैं। फिर दिन के वक्त उनको 2-2 पूरी और आलू की सब्जी मिलती है। अरे, इससे तो हमारा किसी का पेट नहीं भरेगा। चल इसको एक तरफ रख देते हैं और दोबारा लाइन में लग जाते हैं। वो दोनों फिर से लाइन में लग जाते हैं, लेकिन भंडारे वाला उन्हें पहचान लेता है और उनको वहाँ से भगा देता है। वो वही 4 पूरी लेकर घर आ जाते हैं और सभी एक एक पूरी खाकर सो जाते हैं। इसी तरह उनके दिन गरीबी में कट रहे थे। दरअसल ममता के पति मनमोहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उनके घर की हालत काफी खराब हो गई। ममता ने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिस कारण उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे थे। और फिर एक रोज, अरे ममता, सुना है तू कई दिनों से काम ढूंढ रही है। हाँ काकी, आप तो जानती हैं घर के हालात कैसे हैं, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। एक जगह घर के काम के लिए जरूरत है, तू कहे तो बात करूं। हाँ हाँ काकी, जो भी काम हो मैं कर लूंगी। सरला ममता के लिए बात करती है और उसे एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है, जहाँ महीने के उसे 3000 रुपए मिलते हैं। अब ममता को वहाँ काम करते हुए कुछ दिन महीने बीत जाते हैं। एक रोज उसकी मालकिन उससे, अच्छा सुनो ममता, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं ना बहुत बड़ी दावत दे रही हूँ जिसमें बड़े घर के लोग आएंगे, तो तू भी कल समय पर आ जाना और सब काम संभाल लेना। ठीक है मालकिन, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन ममता जब सौम्या के घर जाती है तो वहाँ सारा घर बहुत अच्छे से सजा हुआ होता है और कई तरह के पकवान और मिठाइयाँ वहाँ बनाकर रखी होती हैं। उस दिन ममता अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ इस उम्मीद से ले जाती है कि वो भी आज बढ़िया दावत खा लेंगे। ममता, आ गई तू? चल अब सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक देती जा और हाँ, अपने इन बच्चों को एक तरफ बिठा दे। कहीं ऐसा ना हो ये खाने की किसी चीज को हाथ मार दे या कुछ गिरा दे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये पार्टी अमीर लोगों के लिए, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। जी मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, ये बस दूर से पार्टी देखकर खुश हो जाएंगे। ममता की मालकिन सौम्या बहुत ही खड़ूस थी। उसे अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड था। वो गरीबों से नफरत करती थी, इसलिए ममता को भी बेवजह कुछ न कुछ सुनाती रहती। कुछ देर बाद एक बड़ा सा केक आता है, जिसे देख बिट्टू और प्रिया के मुंह में पानी आ जाता है। बिट्टू और प्रिया की तरसती आंखें देख ममता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ममता भूखी पेट अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है। माँ, हमारा भी बहुत मन कर रहा था केक खाने का, और वो स्वादिष्ट सा शाही दावत खाने को भी। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें किसी दिन बढ़िया दावत खिलाऊंगी। क्यों मेरे दोनों बच्चों को झूठा दिलासा दे रही हो ममता? हम गरीबों के नसीब में कहाँ शाही दावत का सुख होता है। कोई बात नहीं जी, कम से कम अब हमें सूखी रोटी नमक के साथ तो नहीं खानी पड़ रही, यही हमारे लिए काफी है। इसके बाद वो चारों फिर वही दाल रोटी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज ममता शाम को थकी हारी काम से घर लौट रही थी तो उसे किसी आदमी की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे, कोई कुछ खाने को दे दो। क्या हुआ भाई साहब? बहन जी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, पेट में जोरों की भूख लगी है। उस आदमी की बात सुनकर ममता को उस पर दया आ जाती है और वो अपने पल्लू में बंधे हुए 30 रुपए निकालती है और उस आदमी को सामने बने ठेले से रोटी और सब्जी खरीद कर खाने को देती है और उसके बदले वो उसको एक नया चमकता हुआ बर्तन देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, जो तुमने इस भूखे का पेट भरा। मेरी तरफ से ये बर्तन तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। ममता उस बर्तन को अपने साथ ले आती है और रसोई के एक कोने में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज ममता अपने दोनों बच्चों के साथ मंदिर जाती है और वहाँ जाने के बाद बिट्टू अपनी माँ से, माँ, ये भगवान की मूर्ति के आगे पेटी किस लिए रखी है? बेटा, ऐसी मान्यता है कि हमें जो भी भगवान से मांगना हो वो एक कागज में लिखकर इस पेटी में डाल दो तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अपनी माँ की ये बात उन दोनों के दिल में बैठ जाती है। मैंने तो खाने में शाही खाना मांगा है, तुमने क्या मांगा है? मैंने तो अपने लिए केक मांगा है और साथ में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी मांगी है। अब हम जब भी माँ के साथ मंदिर जाएंगे ना तो अपनी इस इच्छा को भगवान की पेटी में डाल देंगे।
तभी उन्हें ममता के आने का एहसास होता है और वो डर के मारे जल्दी में उन कागजों को कोने में रखे उस नए बर्तन में छुपा देते हैं। आ गई ममता, तुम जल्दी से कुछ खाने को बना दो, आज बहुत भूख लग रही है। लेकिन जैसे ही ममता अंदर जाती है तो वो देखती है उसके चूल्हे के पास केक, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, शाही पनीर, दाल मखनी, नान, चाउमीन, गुलाब जामुन और भी बहुत सी चीजें रखी हुई होती हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे बिट्टू, ये तो वही खाना है जो हमने भगवान से मांगा था। फिर सारी बात अपनी माँ को बताती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर प्रिया एक बार फिर कागज पर आइसक्रीम लिखकर उस बर्तन में डाल देती है। देखते ही देखते उसमें से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और फिर आइसक्रीम का ढेर लग जाता है। जादू? इसका मतलब ये कोई जादुई बर्तन है? मतलब कोई चमत्कारी शक्ति थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। वाह माँ, आज तो मजा ही आ गया। हाँ बेटी, लेकिन अभी भी हमारी तरह कई ऐसे गरीब होंगे जो शाही दावत खाने के लिए तरसते हैं। इसलिए इस जादुई बर्तन की मदद से हम सब गरीब लोगों को दावत देंगे और पूरे गांव को उस शाही खाने की दावत दी जाती है और सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। आज अर्जुन की बारात निकल रही थी। अंधेरी काली रात हो चुकी थी। तभी दूल्हे ने देखा कि उसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई साहब, जरा गाड़ी रोकना। अर्जुन के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। अरे फूफा, मामा मम्मी पापा कहाँ रह गए? अर्जुन बेटा, वो तो आगे चल रहे थे, तो आगे ही निकल गए होंगे ना। यहाँ बीच जंगल में गाड़ी क्यों रोक दी? यहाँ खतरा हो सकता है। अर्जुन, जब मैं यहाँ हूँ तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तेरा मामा अभी इसी जंगल में डीसीपी तक को बुला सकता है। अरे मामा, डीसीपी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं भी किसी से नहीं डरता। तो जल्दी गाड़ी में बैठो, बादल गरजने लगे हैं, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। तभी अर्जुन के मामा को कोई दुल्हन के लिबास में औरत दिखाई दी। उस औरत ने अर्जुन के मामा को कर मार डाला। अर्जुन ने भागकर देखा तो वहाँ पर एक औरत दुल्हन के कपड़ों में खड़ी थी। उसने औरत का पल्लू उठाया तो उसका सर था ही नहीं। अर्जुन घबरा गया और घबराते हुए बोला, ये क्या? इसके तो खोपड़ी ही गायब है। मामा, क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन वहाँ से भागने लगा। तभी अचानक भागते भागते अर्जुन गिर गया। अर्जुन बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फूफा जी आ गए और अर्जुन को होश में लाए। किसी तरह अर्जुन खड़ा हुआ और वो डर कर चारों तरफ देखने लगा। तुम बेहोश क्यों हो गए? चलो जल्दी चलो, बारात वैसे भी बहुत लेट हो चुकी है। फूफा, अभी यहाँ पर मैंने एक दुल्हन को देखा। जब मैंने उसका पल्लू हटाया तो उसकी खोपड़ी थी ही नहीं। उसी ने मामा जी को भी मार डाला। इतना सुनकर अर्जुन के फूफा जी घबरा गए और बोले, ये क्या बोल रहा है तू? चल दिखा मुझे। अर्जुन अपने फूफा को लेकर उसी जगह गया जहाँ उसके मामा की लाश थी, पर ना ही वहाँ मामा मिले और ना ही कोई औरत। अर्जुन बेटा, जरूर तुझे कोई भ्रम हुआ होगा। सबसे छुप छुप कर अर्जुन को उसके कमरे में ले जाया गया और उसके कपड़े बदले गए। अर्जुन की शादी नैना के साथ हुई। शादी का कार्यक्रम समाप्त हुआ। नैना ने अभी तक घूंघट ही डाल रखा था। विदाई के बाद नैना अर्जुन के घर यानी अपने ससुराल पहुंच गई। बहू, तेरी इस घर में पहली रसोई है, चल मैं तुझे किचन दिखा देती हूँ। नैना की सास उसे लेकर किचन में गई। तभी उसकी सास ने कहा, नैना, तेरा जो मन करे वो बना दे हम सब लोगों के लिए। तू भी थक गई होगी, मैं भी तेरी खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। तभी नैना ने घूर कर अपनी सास को देखा। नैना की आंखों से अचानक खून निकलने लगा। नैना ने अपनी खोपड़ी हाथ में पकड़ी और अपनी सासू माँ को थमा दी। अर्जुन, सब लोग जल्दी आओ, इसने अपनी खोपड़ी निकाल कर मेरे हाथों में रख दी। तो देखा कि उसकी माँ के हाथों में नैना की खोपड़ी थी जिससे खून टपक रहा था। नैना बिना बोले चुपचाप खड़ी थी और उसका सर उसकी माँ के हाथों में था। सभी लोग बहुत बुरी तरह डर गए। मुझे लगता है कि नैना के शरीर में जरूर कोई ना कोई खतरनाक आत्मा घुस गई है। आप लोग यहीं रुको, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसे बुला कर लाता हूँ। तब तक आप लोग दरवाजा अंदर से बंद कर लो, वरना हो सकता है मुझे रोकने के लिए ये मेरा पीछा करने लगे। अर्जुन के फूफा वहाँ से भाग गए। अर्जुन ने डरते हुए नैना की खोपड़ी उठाई और किसी कमरे में रखकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब नैना का धड़ बाहर ही खड़ा था। उसकी खोपड़ी से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, वरना तुम सब तबाह हो जाओगे। अर्जुन, मैंने तुझसे कहा था कि लव मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं है। तूने एक चुड़ैल से शादी कर ली। अब पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। मुझे तो लगता है कि ये हमारी आखिरी रात है। माँ डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। नैना ने कुछ नहीं किया है, उसके अंदर जरूर किसी चुड़ैल का साया है। तभी थोड़ी देर में अर्जुन के फूफा एक तांत्रिक को लेकर आ गए। उन्होंने उस घर को बहुत ही ध्यान से देखा। इस घर में जरूर कोई ऐसी आत्मा है जिसे बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया था। आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से दरवाजा खोलो और मुझे अंदर जाने दो। बाबा जी, आप खुद दरवाजा खोल लीजिए, ये सारे लोग डरे हुए हैं। अच्छा, ये सारे लोग डरे हुए हैं और तुम नहीं डरे हुए हो, तो इसी बात पर तुम ही दरवाजा खोल दो। अरे नहीं बाबा जी, मैं तो इन सबसे ज्यादा डरा हुआ हूँ। सबसे ज्यादा तुम डरे हुए हो, इसका मतलब है कि तुमने ही जरूर कुछ ना कुछ किया होगा।
खैर, तांत्रिक बाबा ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अर्जुन भी बाबा के साथ चला गया। तांत्रिक ने देखा कि बिना सर की एक दुल्हन खड़ी है। तुम लोगों ने इसकी गर्दन काट दी, इसका सर कहाँ है? बाबा जी हमने कुछ नहीं किया, इसकी गर्दन वो सामने वाले कमरे में मैंने रख दी है ताकि किसी को वो नुकसान न पहुंचा सके। तांत्रिक बाबा ने वो सर उठाया और नैना के धड़ से जोड़कर उसे रस्सी से बांध दिया। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक नैना के शरीर से आत्मा अलग हो गई, जिसे देखकर अर्जुन घबरा गया। अब बोलो तुम क्यों इस बच्ची को परेशान कर रही थी? 2 साल पहले की बात है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे, पर मैं किसी और से शादी करना चाहती थी, इसीलिए मैं शादी के मंडप से अपने प्रेमी के साथ भाग गई। भागते भागते हम दोनों पास वाले जंगल में पहुंच गए, पर मेरे प्रेमी ने ही मुझे मार डाला। पुलिस ने भी उसे कोई सजा नहीं दी। मेरे माँ बाप पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे, पर उन्हें न्याय नहीं मिला, क्योंकि वो प्रेमी कोई और नहीं बल्कि इस अर्जुन का मामा था, जिसे मैंने मौत के घाट उतार दिया। देखा फूफा जी, उस रात मैंने कहा था ना कि मामा को किसी चुड़ैल ने मार डाला है, पर आप मेरी बात नहीं माने। वो मेरा भ्रम नहीं था। तो तुम इस परिवार के साथ गलत क्यों कर रही हो? चुप करो तुम लोग। खैर, मैं उसके परिवार में किसी की भी लव मैरिज नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैं अर्जुन की हत्या भी उसकी प्रेमिका के हाथों कराना चाहती थी, पर नाकाम रही। नहीं, अर्जुन को कुछ मत करना। अगर आपको बदला लेना है तो मेरी जान ले लो। नैना की बातें सुनकर उस आत्मा का दिल पसीज गया। तुम्हारा प्यार सच्चा है, अब आप सब आजाद हो। अब मैं आप सबको कभी परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा बदला पूरा हो गया है। पर अगर नैना को धोखा देने की कोशिश की तो मैं अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर आत्मा गायब हो गई। बाबा भी वहाँ से चले गए और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। ओह, ऐसा लगता है बारिश आने वाली है। बारिश से मौसम कितना खुशनुमा हो जाता है ना? तू तो बारिश का नाम भी मत ले, मुझे तो बारिश के नाम से ही डर लग रहा है। पता है बारिश हम गरीबों के लिए कितनी मुसीबत लाती है। हमारे घर की छत बारिश शुरू होते ही टपकने लगती है। मुझे तो डर है कहीं इस बार की बारिश से हमारे घर की छत ही कहीं ना टूट जाए। ओफो, तू भी ना प्रिया बड़ा डरती है। भला घर की छत इतनी कमजोर थोड़ी ना होती है जो बारिश के आने से ही टूट जाए। अच्छा यार प्रिया, मैं चलती हूँ, बारिश आने वाली है लगता है। प्रिया भी अपने घर लौट आती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो घर पहुँचती है और देखती है कि उनकी छत टपकने लगी है। हे राम, ये लो, बारिश शुरू हुई नहीं कि इस छत ने फिर से टपकना शुरू कर दिया। आने दे तेरे बाबा को प्रिया, आज ही उनसे कहकर ये छत ठीक करवाती हूँ। अरे नहीं माँ, बाबा को छत ठीक करने के लिए मत बोलना, कहीं बारिश में पिताजी का पैर फिसल गया तो। अरे तो मैं कौन सा उनको अभी ठीक करने के लिए कहूँगी, जब बारिश रुक जाएगी तब मैं उनको ठीक करने के लिए कहूँगी। शाम को मनोहर घर आता है। अरे आप तो पूरी तरह भीग गए, चाहिए पहले कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तब तक मैं आपके लिए चाय रख देती हूँ। मेरी छोड़ो, लेकिन ये बताओ, ये छत फिर से टपकना शुरू हो गई ना? हाँ, फिर वही हाल हो गया। अभी सारे घर में पोछा लगाया है। एक काम करो, जल्दी से चाय बना दो, उसके बाद मैं छत ठीक कर दूंगा। चाय पीते ही मनोहर बाहर सीढ़ी लगाकर छत पर जाकर छत की मरम्मत करने लगता है, लेकिन बारिश होने की वजह से छत पर फिसलन हो गई, जिस कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर प्रिया और शांति बाहर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ, मैंने मना किया था ना बारिश में बाबा को छत पर मत जाने दो, अब लग गई ना चोट। अरे अब दोनों लड़ती रहोगी या मुझे अंदर भी लेकर जाओगी? जैसे तैसे वो दोनों उसे अंदर लेकर आती हैं। फिर प्रिया अपने बाबा की कमर पर मरहम लगाती है, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। रात में वो तीनों अपने कच्चे घर में सो ही रहे थे कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब उनकी छत से हर जगह से पानी टपकने लगता है और उनके घर की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये छत तो लगता है गिरने वाली है। चलो चलो, जल्दी से चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वो सभी घर से बाहर निकल आते हैं। वो बाहर आते ही हैं कि इतने में उनके घर की छत टूटकर गिर जाती है। अपनी आंखों के सामने ये सब देख वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप हमें समय रहते बाहर ले आए, नहीं तो आज तो न जाने क्या अनहोनी हो जाती। लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ हमारा घर आज टूट गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। परेशान मत हो शांति, ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। लेकिन अब हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे जी? माँ, इतनी बारिश में यहाँ यूँ रुकना ठीक नहीं है। घर की मरम्मत हम बाद में करवा लेंगे, तब तक हम मेरी सहेली अमायरा के घर चलते हैं, उसका घर दूर भी नहीं है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। वो लोग उस तेज बारिश में भीगते हुए अमायरा के घर पहुँचते हैं। अमायरा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उन सबकी ऐसी हालत देख उन्हें जल्दी से घर के अंदर ले आती है। अरे आप सब तो बुरी तरह भीग चुके हो और इतनी रात गए यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? प्रिया उसे सारी बात बताती है।
उसकी बात सुनकर अमायरा को बहुत दुख होता है। वो प्रिया के मम्मी पापा को गेस्ट रूम में भेज देती है और प्रिया को अपने बेडरूम में ले जाती है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम सबकी जान बच गई। और रही घर की बात, तो कुछ समय बाद घर की मरम्मत करवा लेना। ये इतना आसान नहीं है अमायरा। पहले ही बाबा ने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कर्जा लिया हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो हर महीने उसकी किश्त भरते हैं। आज भी बाबा छत की मरम्मत करते हुए नीचे गिर गए और उनकी कमर में चोट आ गई। वो भले ही दर्द ना होने का बहाना करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ उनकी कमर में बहुत दर्द है। यहाँ आते हुए भी वो अपनी कमर को पकड़ते हुए चल रहे थे। मैं जानती हूँ वो कभी अपना दर्द नहीं बताएंगे। अब मैं सोच रही हूँ अगर मुझे कहीं नौकरी मिल जाती तो उन्हें आराम मिल जाता। कह तो तू ठीक रही है, ऐसा कर कल ही तू कहीं इंटरव्यू देने चली जा, क्या पता बात बन जाए। अगले दिन ही प्रिया नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसे वहाँ निराशा ही हाथ लगती है। देखिए, अभी आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। और अगर आप नौकरी करना ही चाहती हैं तो पहले आपको 6 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड पर रहना होगा, लेकिन तब तक हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे। 3 महीने के बाद ही देना शुरू करेंगे। लेकिन सर, मुझे पैसों की अभी बहुत जरूरत है, क्या अभी आप मुझे सैलरी नहीं दे सकते? नहीं, ये हमारे यहाँ के रूल्स है, और आपको इतनी ही नीड है पैसों की तो आप कॉल सेंटर में जाकर पता कीजिए, शायद आपको वहाँ काम मिल जाए। वो कॉल सेंटर में नौकरी के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल उसे पसंद नहीं आता और वो वापस आ जाती है। वो जब वहाँ से लौट रही होती है तो फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। तभी उसकी नजर एक ठेले पर खड़े भुट्टे वाले पर जाती है। उसके ठेले के आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी उसके मन में एक विचार आता है, इस भुट्टे वाले की तो अच्छी खासी बिक्री हो रही है। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक क्यों ना मैं भी भुट्टे ही बेचूं। वैसे भी बारिश का मौसम है, बारिश में सबको भुट्टे खाना पसंद होता है और मुझे तो भुट्टे की भेल बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। माँ कहती भी है कि मैं बहुत अच्छी भुट्टों की भेल बना लेती हूँ, लेकिन ये काम शुरू करने के लिए पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। घर आकर सारी बात वो अमायरा को बताती है। अरे तो तू टेंशन क्यों लेती है? काम खोलने के लिए तुझे जो पैसे चाहिए मुझसे ले लेना, और जब तेरी कमाई अच्छी होने लगेगी तो लौटा देना। अगले दिन से प्रिया सड़क किनारे गर्मा गर्म भुट्टे और भुट्टे की भेल बेचने लगती है। भुट्टे ले लो, भुट्टे की भेल ले लो। भुट्टा? मुझे गर्मा गर्म भुट्टा दे दीजिए, और मुझे भुट्टा भेल बना कर दे दीजिए। बचपन में मेरी दादी बनाती थी, अब तो कई साल हो गए इसे खाए हुए। ये लीजिए। वाह, क्या स्वाद है इस भेल में, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब बारिश में बहुत सारे लोग घूमते फिरते उसके ठेले पर आते हैं और उससे भुट्टे और भेल खरीदने लगते हैं। उसका काम अब बहुत अच्छा चलने लगता है। वो खूब अच्छी कमाई करती है। अब वो कुछ ही महीनों में अपने पिता का सारा कर्जा चुका देती है, साथ ही अपने घर की मरम्मत भी करवा लेती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। अब वो 2 भुट्टे के ठेले खोल लेती है, जिसमें से एक उसके माँ बाबा संभालते हैं और दूसरे को वो खुद संभालती है। फिर कुछ समय बाद वो अमायरा के पैसे भी लौटा देती है। तो सच में बहुत अच्छी दोस्त है मेरी अमायरा। अगर तूने उस वक्त मेरी मदद नहीं की होती तो ना जाने आज हमारा क्या होता। ये बात सुनकर अमायरा मुस्कुरा देती है और प्रिया को गले से लगा लेती है। माँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, खाना कहाँ है? बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कर आज तू खुद ही खाना बना ले। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अपना टिफिन पैक करके रश्मि कॉलेज चली जाती है, जहाँ लेक्चर अटेंड करने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच करने लगती है। लंच में रश्मि मैगी लेकर गई थी, जिसे देख उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती है और उससे कहती है, अरे ये क्या रश्मि, हम कोई स्कूल गोइंग गर्ल नहीं है जो तुम टिफिन में मैगी लेकर आई हो। वैसे आंटी तो तुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर देती है हमेशा, तो फिर आज उन्होंने टिफिन में मैगी? अरे यार, माँ की तबीयत थोड़ी ढीली थी इसलिए वो आराम कर रही थी, और जल्दी में जो मुझसे बन पाया वो मैं ले आई। अच्छा चल कोई नहीं, तू हमारे साथ लंच कर दे। अरे वाह, ये तो सही हो गया। अब तुम दोनों का टिफिन शेयर करके तो मुझे एक टाइम पर 3 तरह का खाना खाने को मिल गया। शाम को रश्मि घर आती है तो उसकी माँ आराम कर रही होती है। अरे रश्मि बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कर आज तू ही खाना बना ले। अच्छा ठीक है माँ। रश्मि शाम को अपनी माँ के लिए खिचड़ी, खुद के लिए पुलाव और अपने पिताजी के लिए रोटी सब्जी बना देती है। फिर सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रश्मि अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है। अब उसकी माँ उसके लिए रिश्ता देखने लगती है। कुछ ही समय में उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। उसकी माँ उससे इस रिश्ते के बारे में बात करती है। रश्मि बेटी, तेरे लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया है। छोटा परिवार है, सिर्फ माँ और बेटा ही है। घर भी अच्छा बना हुआ है और लड़के का खुद का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। लेकिन माँ, अभी तो मेरी पढ़ाई खत्म हुई है, मुझे नौकरी करनी है और शादी हो गई तो मैं घर और बाहर दोनों एक साथ कैसे संभाल पाऊंगी? देख बेटा, आजकल मेरी तबीयत भी खराब रहती है और फिर अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। लेकिन माँ, अब आप ही बताओ, इस उम्र में शादी कौन करता है? मेरी किसी सहेली की शादी नहीं हुई अभी तक। अरे जो तेरी उम्र है ना, इस उम्र में तो बच्चे हमारी गोद में खेलते थे, और जब सब कुछ ठीक है तो शादी में कोई बुराई नहीं है। और अगर लड़का ठीक नहीं लगा तो मैं शादी के लिए खुद ही मना कर दूंगी। तो बता, अब शादी की बात आगे बढ़ाऊं? अब कुछ और कहने लायक छोड़ा भी है तुमने? बढ़ाओ बात आगे।
रश्मि की माँ आशा देवी लड़के वालों से बात आगे बढ़ाती है। रश्मि और गगन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी करके वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। कुछ देर बाद वो खिचड़ी, हलवा और दाल चावल लाकर अपनी सास को देती है। अरे बहू, ये क्या, आज तो तेरी पहली रसोई है और तूने अपनी पहली रसोई में ये सब क्या बना डाला? और हलवा ही बनाना था ना, इतना सब क्यों बना डाला? माँ जी, अगर किसी का हलवा खाने का मन होगा तो वो हलवा खा लेगा, किसी का नमकीन खाने का मन होगा तो नमकीन, और किसी का दाल चावल खाने का मन होगा तो वो दाल चावल खा लेगा। अरे लेकिन कुल मिलाकर हमारे घर में लोग ही 3 हैं, तो फिर कौन क्या क्या खाएगा? हाँ वो तो है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ताने मारे, इसलिए मैंने बना दिया। ऐसे ही अब हर रोज चलता। रश्मि एक वक्त में 3 तरह का खाना बनाकर तैयार कर देती, जिससे अन्न की काफी बर्बादी होती, जिससे जल्दी जल्दी घर का राशन खत्म हो जाता। कमाल है, पहले तो मेरा राशन 2-2 महीने चलता था, लेकिन अब ये कुछ दिन में ही खत्म हो जाता है। विमला ने रश्मि की शादी के बाद रसोई की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अब रश्मि ही सारा रसोई का काम देखती थी, लेकिन अब वो जब भी खाना बनाती एक टाइम में 3 तरह का खाना बनाती, जिसमें कभी इंडियन फूड के साथ साथ चाइनीज फूड और कभी साउथ इंडियन फूड भी होता। ऐसे ही एक रोज विमला बाजार से फल लेकर आई और उसे फ्रिज में लगाने लगी, तो उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। पूरा फ्रिज किसी न किसी चीज से भरा ही हुआ था। हे भगवान, ये सब क्या है? सारा फ्रिज किसी न किसी तरह के खाने से भरा हुआ है। हाँ माँ जी, वो ऊपर वाले पोर्शन में कल दिन की दाल मखनी, पुलाव और चाउमीन रखे हैं, और नीचे वाले में रात की आलू मटर की सब्जी, इडली सांभर और मक्के की रोटी और सरसों का साग रखा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बस इसे फेंकने ही जा रही थी। तो तू अब इस खाने का क्या करेगी? कहीं से फेंक तो नहीं देगी? और नहीं तो क्या माँ जी, अब इतना सब बासी खाना घर में कोई और तो खाएगा नहीं। तभी तो तुझे कहती हूँ, बस एक टाइम पर एक तरह का खाना ही बनाया कर। इससे समय, मेहनत, गैस और सबसे जरूरी राशन बचता है। रश्मि अपनी सास की बात सुन तो लेती है, लेकिन मानती नहीं है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक रोज कौशल्या की सास की सहेली उमा उसके घर आती है। रश्मि उसके सामने भी 3 तरह का खाना परोस देती है। अरे कौशल्या, आज तेरे घर में कोई दावत है क्या? नहीं तो फिर मेरे लिए तूने ये 3 तरह का खाना क्यों बनवाया है? सांभर डोसा, शाही पनीर और नान और आलू की सब्जी और पूरी, कोई न कोई बात तो है। अरे कोई बात नहीं है, ये सब तो मेरी बहू तीनों टाइम बनाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे बीमारी है एक वक्त में 3 तरह का खाना बनाने की। कितनी बार समझाती हूँ, लेकिन ये है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे तो तू अपनी बहू को इतना क्यों सुना रही है? एक तो तेरी बहू तेरे खाने पीने का इतने अच्छे से ध्यान रखती है, नहीं तो आजकल की बहू में तो एक टाइम में 3 तरह का खाना क्या, बल्कि 3 टाइम में एक वक्त का खाना भी दे दे तो वो भी बड़ी बात है। तू नहीं समझेगी, जिसे भुगतना पड़ता है ना वही जानता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रश्मि अपनी आदत से बाज नहीं आती और कौशल्या उसकी इस आदत से परेशान हो जाती है, और अब वो उसको सबक सिखाने की ठान लेती है। अब तो जब भी खाना बचता तो उस बासी खाने को अपनी बहू को ही खाने को देती है, जिससे अब रश्मि बासी खाना खा खा कर पक जाती है। फिर एक रोज कौशल्या उसे अपने साथ मंदिर लेकर जाती है, जहाँ मंदिर के बाहर बैठे भिखारी एक वक्त के खाने के लिए उसके आगे हाथ फैला रहे होते हैं। ये देख बहू, ये एक वक्त के खाने के लिए कितना तरस रहे हैं, और तुम एक टाइम में 3 तरह का खाना बनाकर कितना राशन बर्बाद करती हो। अब रश्मि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिससे अब रश्मि एक टाइम में एक ही तरह का खाना बनाती है, और उसके इस रवैये से अब कौशल्या भी खुश रहती है।